बैंक आपका पैसा दीमक की तरह चाट रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। बैंक में पड़ा आपका पैसा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और ये सब आपकी नाक के नीचे से हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा और आप कंगाल होते जा रहे हो। बचपन में आप सबने सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा, जिसमें हम धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचते थे और 99 पर एक बड़ा सांप बैठा होता था जो अगर काटे तो वापस वहीं पहुंच जाते थे जहां से हमने शुरू किया था। सांप सीढ़ी के गेम की तरह ही फाइनेंस के इस गेम में एक एक करके हम पैसा जोड़ के ऊपर पहुंचते हैं और इस गेम में 99 पर बैठे हैं बैंक्स जो आपको जल्दी ही नीचे गिरा देंगे और आप जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक और बैंक में रखा पैसा कैसे आपको गरीब बना रहा है और इस इन्फ्लेशन की वॉर में आप हार जाओगे अगर आपने सही कदम नहीं उठाया। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वाई यू शुड नॉट मनी कीप इन बैंक। जब हम कभी बैंक में जाते हैं तो वहां पर काफी टेम्पलेट्स लगे होते हैं कि आपको बैंक इतना इंटरेस्ट देगा और हम उनके लालच में फंस जाते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट देता है पर आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू और परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। भारत में बैंक सेविंग अकाउंट पर 3% का इंटरेस्ट देते हैं पर भारत में इन्फ्लेशन रेट 7% के करीब है। 2023 में जिस चीज को आप 2000 रुपए में खरीद रहे हो, अगले ही साल 2024 में वही चीज आपको 2140 रुपए में मिलेगी। वही अगर आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए पड़े हैं तो वह बढ़कर अगले साल तक 2060 रुपए ही होंगे। पर महंगाई तो 140 रुपए बढ़ गई। आज की डेट में इन्फ्लेशन को बीट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये आपके पैसों को निकल जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास पैसा होता है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, ग्रोसरी, इनके रेट काफी तेजी से बढ़ रही हैं। पर क्या उसके साथ बैंक में पड़े आपके पैसे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इतनी महंगाई के बावजूद हमें ये सामान खरीदना ही पड़ता है। क्या इन सब में बैंक हमारी हेल्प करता है? जी नहीं। सामान तो महंगा होकर 140 रुपए का हो जाता है पर उसको खरीदने के लिए हमारे पास 60 रुपए होते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है एक नई रेस जिसमें आपको ना चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है और फिर ये कर्ज बढ़ता जाता है। अब आप ये कहेंगे कि घर में रखने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 3% मिल तो रहा है, वही अच्छा है हमारे लिए तो, और हमारे पैसों की सिक्योरिटी भी तो है। पर रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप 2-3% के चक्कर में अपने पैसों की परचेजिंग वैल्यू को खो देते हो। ऐसे में आपके पैसों से बैंक तो मालामाल हो जाते हैं पर आप रह जाते हैं गरीब। ऐसे में आपको अपना कैश फ्लो इम्प्रूव करना होगा, मतलब इनकम और खर्चों का सही मैनेजमेंट। व्हाट इज कैश फ्लो? दोस्तों, हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग रहते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। कैश फ्लो का मतलब है पैसों का आना और खर्च करना, यानी कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ पैसा अर्न करना है। अब हमारे पहली 2 कैटेगरी वाले लोग सिर्फ कैश फ्लो को स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते कि खर्चे बढ़ गए हैं तो इनकम भी बढ़ानी है। ऐसे में इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है बैंक। ये सोचते हैं कि कठिन समय में बैंक ही है जो हमारा साथ दे सकता है, पर ऐसा नहीं है। महंगाई के दौर में कैसे इन्फ्लेशन को बीट करना है, चलिए देखते हैं। पहला है राहुल, ये एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा है विजय जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और तीसरा है सुनील जो कि रिच माइंडसेट वाला है। राहुल 8 घंटे काम करके बस अपनी फैमिली को 2 टाइम का खाना खिला पाता है, इसकी सेविंग्स बिल्कुल जीरो है। फिर है विजय जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं। विजय महीने के 25,000 रुपए कमाता है जिससे वो ग्रोसरी, लाइट बिल और कार की ईएमआई भरता है। बाकी बचे हुए पैसों को इकट्ठा करके बैंक में एफडी करवा देता है। और सबसे लास्ट में आता है सुनील जिसकी परवरिश में उसे सिखाया जाता है कि तुम अपना काम करो और पैसों को अपना काम करने दो। उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पैसों से और पैसा बन सके, जिससे आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सको। वो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा खर्च करता है और आधा हिस्सा इन्वेस्ट कर देता है और अपना फोकस पैसा इन्वेस्ट करने में करता है, ना कि पैसा खर्च करने में। फ्यूचर में अगर महंगाई बढ़ेगी तो सिर्फ सुनील ही आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। अपनी कमाई को बैंक में रखने के बाद आप सोचते हैं कि 2-3% मेरे लिए बहुत है, तो जनाब आप गलत हैं। सुनील जैसे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो बैंक में थोड़ा पैसा ही रखते हैं इमरजेंसी के लिए और बाकी का पैसा वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने लिए ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हैं कि उन्हें पैसिव इनकम मिलती रहे। चलिए देखते हैं वो कौन से एसेट्स हैं। नंबर 1 है रियल एस्टेट। बात है बैंक से बेहतर ऑप्शन की तो वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक बेहतर ऑप्शन है बैंक से। आज से 100 साल पहले भी अगर किसी चीज की वैल्यू थी तो वह थी जमीन, और अगले 100 साल बाद भी इसकी वैल्यू ग्रो होती रहेगी। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा लॉस में कभी नहीं जाएगा। पिछले कुछ सालों की बात करें तो रियल एस्टेट ने सबसे शानदार रिटर्न दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट से ही इतने अमीर बन पाए हैं और रियल एस्टेट हमेशा इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। नंबर 2 है स्टॉक वर्सेज इंडेक्स फंड वर्सेज एफडी। रियल एस्टेट के बाद अगर आप कहीं से 15 से 20% रिटर्न ले सकते हैं तो वह है स्टॉक मार्केट। पर स्टॉक मार्केट को हर कोई रिस्की मानता है। कोई कहता है इंडेक्स फंड सही है, कोई कहता है एफडी सही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्टॉक्स, इंडेक्स फंड और एफडी में क्या है सबसे बेस्ट। 3 दोस्त होते हैं, रोहित, युवराज, अक्षय।
ये तीनों पढ़ाई साथ में करते हैं और फाइनली तीनों अलग अलग फील्ड में काम करने लगते हैं। रोहित को सबसे अच्छी जॉब मिलती है, उसे साल का 6 लाख रुपए का पैकेज मिलता है और युवराज बिजनेस करता है और अक्षय को 30,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। रोहित थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, वह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वह 8,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टिंग शुरू करता है। युवराज जो बिजनेस करता है उसके पास टाइम न होने की वजह से वह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चूज करता है। 6,000 हर मंथ वह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है। लास्ट वाला अक्षय स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड के चक्रों में न पड़कर वह एफडी में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है। वह 10 लाख रुपए इकट्ठा करके एफडी करवा देता है। इसके बाद जब तीनों 30 साल बाद एक दूसरे की वेल्थ कंपेयर करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी थी। रोहित हर महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता था पूरे 20 साल के लिए। 12% के एनुअल रिटर्न के साथ उसकी टोटल रिटर्न है 1,85,20,883 रुपए। दूसरा दोस्त युवराज 6,000 पर मंथ 25 सालों के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। 10% के एनुअल रिटर्न के साथ उसका टोटल रिटर्न हुआ 2,34,02,965 रुपए। अब तीसरा दोस्त अक्षय जो 10 लाख की एफडी कराता है जो 25 साल बाद बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाती है। अगर आप भी इस तरह का रिटर्न लेना चाहते हो तो ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। बैंक में अपनी सारी सेविंग्स रखने से अच्छा है स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और महंगाई के इस दौर में इन्फ्लेशन को बीट कर दो। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है जहां से आप आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.